तेज़ बारिश ने तो मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। मुझे हर हाल में मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचना था, लेकिन तूफ़ानी बारिश ने सारी फ़्लाइट्स कैंसिल करके रख दी थीं। इसलिए मजबूरन भागम भाग मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। दिल्ली की टिकट मैंने अर्जेंट ही खरीदी थी, इसीलिए मुझे इकोनॉमी क्लास की टिकट मिली थी। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं कभी भी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने के लिए तैयार ना होता। अभी भी ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था। मेरा ड्राइवर मुझे स्टेशन छोड़कर जा चुका था, इसलिए मैं बोरसा स्टेशन पर बैठा था। रात का समय था और रात के 2 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन ने रुकना था और अभी 1 बज रहा था रूटिंग से ज़्यादा। आज स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। शायद रात के समय 1-2 मुसाफिर ही ट्रेन के इंतज़ार में होते थे। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी कि जब मैंने एक लड़की को स्टेशन के अंदर आते देखा था, लेकिन अजीब बात जो थी वह यह थी कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था। बारिश में पूरी भीगी हुई थी। वह बड़ी ही बदहवासी में इधर उधर देख रही थी। जिस बेंच पर मैं बैठा था वह खाली थी। कुछ दूरी पर एक और बेंच था, लेकिन वहाँ पर कुछ और लड़के बैठे हुए थे। वह लड़की बैठने की जगह ढूंढ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। उसने मेरी सीट की तरफ देखा तो धीरे धीरे कदम बढ़ती हुई मेरी बेंच के पास आकर एक कोने में बैठ गई। फिर अपने पास से एक मोबाइल फ़ोन निकाला। उसमें कुछ मैसेज करने लगी। मैंने एक नज़र उसे पर डाली थी। उसका चेहरा नाक के नीचे से छिपा हुआ था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थीं। बड़ी ही खूबसूरत आंखें थीं। खैर, मैंने अपनी नज़रें हटा लीं। कुछ देर बाद कहने लगी, बात सुनो लड़के। मुझे उसके बुलाने का यह अंदाज़ बहुत ही अजीब लगा था। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। कहने लगी, दिल्ली की ट्रेन कब आएगी? मैंने कहा, आधे घंटे तक आएगी। कहने लगी, क्या मुसीबत है, जल्दी नहीं आ सकती? उसकी बेतुकी बात सुनकर मैं क्या जवाब दे सकता था। एक तो बारिश की वजह से मुझे इतना लंबा सफ़र करना पड़ रहा था। मैं तो इस सफ़र के बारे में सोचकर ही परेशान था। उसके बाद कहने लगी, सुनो, तुम्हारी बोगी नंबर क्या है? मैंने तो ठीक से टिकट अच्छी तरह देखी ही नहीं थी। मैंने कहा, क्यों, आपने क्या करना है? कहने लगी, तुम्हारे बाद मैंने टिकट खरीदी है ना, तो मुझे यह देखना है, तुम्हारी और मेरी बोगी नंबर एक ही है क्या? मैंने थोड़ा बोर होते हुए अपनी जेब से टिकट निकाल और अपना बोगी नंबर और सीट नंबर बता दिया। उसने अपनी टिकट चेक की और हंसने लगी। कहने लगी, ये तो एक ही है, हमारी सीट भी बराबर की है। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे बात करने लगा। समय का पता ही नहीं चला कि ट्रेन आई तो मैं बातें करते करते वहाँ पर एक चाय की दुकान पर जा चुका था। चाय पीने लगा, लेकिन बातों में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ट्रेन कब आकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी माँ भी बातूने टाइप की औरत हैं। उनके किस्से कहानी शुरू होते तो ख़त्म ही नहीं होते थे। मुझसे कहने लगी, वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना। मुझे पता है कि तुम खाने में बहुत ही लापरवाही बरतते हो। साथ साथ चाय भी पी रहा था। साथ साथ अपनी माँ को तसल्लियाँ भी दे रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा। मैं बोल ही रहा था कि अचानक से बड़े ज़ोर से किसी ने मेरे कंधे पर चपत लगाई थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। कहने लगी, डफर हो क्या, ट्रेन आ गई है, जाना नहीं है तुमने? उसकी बात सुनकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो सका था, क्योंकि ट्रेन वाकई जाने का हॉर्न बज रही थी। मैंने फटाफट से तेज़ कदम बढ़ाए और अपने बेंच से अपना सामान उठाया। अब भगाने के अंदाज से ट्रेन में सवार हो गया। वह लड़की तो मुझे बता के पहले ही सवार हो चुकी थी। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठा दो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। इत्तिफाक किया था कि मेरे और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी तीसरा मुसाफिर नहीं था। कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा सड़ा दिमाग आदमी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हें ना कहती तो तुम्हारी ट्रेन तो छूट चुकी होती, फिर क्या करते तुम? मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे भी बहुत ही लीदिए मिजाज वाला लड़का था। लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मेरा सारा फोकस अपने बिजनेस की तरफ था। सीरियस टाइप का बंदा था और अपनी ज़िंदगी अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियसली चल रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी में अस्त व्यस्त चीज़ बिल्कुल भी पसंद ना थी और छपड़ छपड़ बातें करने वाली लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। रात के 2 बज चुके थे, इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक लड़का अपने उबले हुए अंडों की टोकरी उठाए ट्रेन में आवाज़ में लगने लगा। यह मेरा पहला ऐसा सफ़र था जो मैं इकोनॉमी क्लास में कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रेन के सफ़र बहुत कम किए थे। ज़्यादातर तो मैं प्लेन का सफ़र ही करता था। जैसे ही वह नौजवान सा लड़का वहाँ से गुजरा, वह लड़की उसे पुकारने लगी। कहने लगी, ओ अंडे वाले भाई, ज़रा रुकना।
वह फौरन से रुक गया। उसने उसे लड़के से अंडे लिए, फिर पर्स में से पैसे देखने लगी। काफ़ी देर परस लगाने के बाद जब उसे पैसे नहीं मिले तो मुझसे कहने लगी, बात सुनो, तुम्हारे पास 2000 के नोट का खुला है। मैंने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, 50 का नोट निकाल कर दे दो। जैसे ही हम देहरादून पहुंचेंगे मैं तुम्हारे 50 रुपये तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पता नहीं वह लड़की कैसे किसी अजनबी से इतनी फ्रेंडली हो सकती थी। मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला और 50 का नोट उस लड़की को पकड़ा दिया। उसने अंडे वाले लड़के को पैसे दिए। उससे अंडे लेकर खाने लगी। फिर एक अंडा मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। कहने लगी, खा लो। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहने लगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, सर्दी देखी है कितनी है, और सर्दियों की बारिश में इंसान को उबले अंडे ज़रूर खाने चाहिए। मेरी दादी बताती थी। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। कहने लगी, तो मैं तुम्हें कब रोका है, सो जाओ। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ये लगता है कि जैसे पक्के मजनू हो। सच बताओ कि किसी लड़की से धोखा खाकर आए हो ना। उसकी इस तरह की बातों पर अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, आप अपने काम से कम रख सकती हैं। जब से बैठी हैं बोले जा रही हैं। मैं आपसे पूछा कि आप अकेली क्यों सफ़र कर रही हैं। मेरे सख्त शब्दों पर वह कुछ गड़बड़ सी गई थी। कहने लगी, मत बताओ, मिर्ची क्यों चबा रहे हो, बंदा आराम से भी बात कर सकता है। मैंने कौन सा तुम्हारे सर पर बंदूक तान कर पूछा। नहीं बताना तो मत बताओ, अंडा नहीं खाना तो वह भी मत खाओ। फिर अपना बैग सर के नीचे रखकर कहने लगी, देखो, मैं हक तो नहीं रखती तुम्हें यह कहने का, लेकिन मेरी दादी ने कहा था, जूते पहनकर सोने से ना बिस्तर पर सांप आ जाते हैं। अब भी मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो भगवान के लिए अपने शूज़ उतार कर ना साइड पर रख दो। जितनी वह देखने में खूबसूरत ही पता नहीं, बातें इतनी क्यों करती थी, और मुझे बातों ने लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। इसीलिए मैं उससे बहस करना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने आराम से सोज उतार कर एक साइड पर रखे और अपनी आंखों पर बाजू रख कर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगले आने वाले स्टेशन पर मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। अगला स्टेशन आते ही कुछ नौजवान गाड़ी में सवार हुए थे, जिनके हाथों में पिस्तौल थी। जैसे ही वह लड़के ट्रेन पर सवार हुए तो वहाँ के टिकट चेकर ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने बंदूक दिखाई। कहने लगे, हम किसी की तलाश में हैं, इसलिए हमें रोकोगे तो तुम्हें भी गोली मार देंगे। मेरी आंख खुली थी। मैंने अपनी आंखों से बाजू हटाया तो टिकट चेकर यह कह रहा था, देखें, हम आपको एक एक केबिन में घुसने नहीं दे सकते। वह कहने लगे, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो यह जान लो कि हमारे हाथ बहुत ऊपर तक है। समझे, यह हमारी इज्जत का सवाल है। खैर, मुझे बाहर होने वाले शोर से कोई ख़ास मतलब नहीं था। मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह अपना पूरा चेहरा छुपाए डरी सेमी बिल्कुल खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। मैंने गौर किया तो उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। हालांकि देखने में नहीं लगता था कि वह कोई इतनी डरपोक टाइप की लड़की थी। खैर, कुछ लड़के हमारे केबिन में आ गए। मैं उठकर बैठ गया। वह टिकट चेकर भी उनके साथ था। वह उसे लड़की से कहने लगे, लड़की अपना चेहरा दिखाओ हमें। लेकिन वह कहने लगी, मैं क्यों अपना चेहरा दिखाने लगे। देखो, मैं अपना चेहरा यहाँ पर किसी को नहीं दिखाऊंगी। मेरा पति बहुत ही सख्त मिजाज है। फिर वह मुझसे कहने लगी, सुनते हो जी, यह क्या कह रहे हैं, देखो तो ज़रा। वह मुझसे ना जाने क्यों संबोधित कर रही थी। मैं हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, ये मेरे पति हैं। देखो, मेरे पति को बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। अगर तुमने मुझ पर चेहरा दिखाने की ज़बरदस्ती की तो ये तुम पर कैस भी कर देगा। मैं तो उस चालाक लड़की को देखकर हैरान हुआ था। फ़ौरन से अपनी सीट से उठकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या बदतमीज़ी है। ये उसने मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया और आंखों में विनती भरकर मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं उसकी इज्जत रख लूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसकी बात पर हामी भरना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी है और मैं इस बात की अनुमति आपको नहीं देता कि आप मेरी पत्नी को यूं बेइज्जत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करें। वह लड़के अंदर आ गए। कहने लगे, पिछले 4 केबिन हम देखकर आ चुके हैं। किसी भी पति ने अपनी पत्नी को दिखाने से इनकार नहीं किया है। अगर वह सो रही होती थी तब भी चादर हटाकर उसका चेहरा दिखाया था। हम यहाँ एक लड़की की तलाश में आए हैं जो कि घर से भागी है और हम उसके भाई हैं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें खबर मिली है कि वह इसी ट्रेन में है। देखो, अगर तुम्हारे बड़े बड़े लोगों से संबंध है तो हमारे भी हाथ ऊंचे हैं। हर हाल में हम इस लड़की को देखकर ही जाएंगे। अगर यह लड़की हमारी बहन ना हुई
तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इस पर इतना तमाशा बनाने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं समझ गया था कि वह लड़की घर से भाग कर आई थी। मैं क्या कर सकता था? उन लड़कों में से लड़की से कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाती हो या हम ज़बरदस्ती तुम्हारे चेहरे से यह चादर हटा दें। अब तो उसे लड़की का भांडा फूट जाएगा। मैंने सोचा कि इसे इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। खैर, उसे लड़की ने डरते डरते अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई थी। उसका चेहरा देखते ही वह लड़के गुस्से में आ गए और उसके सर पर पिस्तौल तान दी। कहने लगे, क्या सोचा था तुमने? तुम हमारी आंखों में धूल झोंकर भाग जाओगी उसे। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहीं लगी भाई, मैं इससे शादी कर चुकी हूँ, यह मेरा पति है। ये सुनना था कि मेरे होश हवास उड़कर रह गए थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बात सुनकर वह कहने लगी, क्यों घबरा रहे हो? जो कुछ होना था वह हो चुका है। हम शादी कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम डरो मत। मैंने उसे लड़की को गुस्से से देखा। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कहने लगी, डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं इस लड़के से शादी कर ली है। आप जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। वह लड़के उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ घसीट कर ले गए। मैं बार बार कहता रहा कि मैं इससे कोई शादी नहीं की है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वह कहने लगी, अभी कुछ देर पहले तो तुम खुद कह रहे थे, फिर आप क्यों उसे बात से मुकर रहे हो? वह उसे लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ ले गए। उसे लड़की के 5 भाई थे और उसके चाचा और ताया भी थे। सारा खानदान एक बहुत बड़े से घर में रहता था। सारे ही मर्द मुझे घेर कर बैठ गए। मैं कह कहकर थक गया था कि यह लड़की झूठी है, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन वह लड़की बार बार यही कहा जा रही थी कि यह आप लोगों के डर की वजह से इनकार कर रहा है। और फिर कहने लगी, आप लोगों को हमें मार के क्या मिलेगा? वैसे भी यह कोई छोटा मोटा मामूली सा आदमी थोड़ी है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है। देखो, इसके कपड़े देखो, क्या कोई गरीब लगता है उसे? समय में पेंट कोट में रखा था, टाई भी लगा रखी थी, क्योंकि मुझे तो प्लेन में सफ़र करके मीटिंग के लिए जाना था। तेज़ बारिश की मजबूरी मुझे स्टेशन पर ले आई थी और वह लड़की मेरे हुलिये का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। उसके चाचा और पापा मुझे मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। फिर मैंने उन्हें अपने बिजनेस का भी बता दिया। मुंबई शहर में जाने माने बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती थी। ये सुनकर वह कहने लगे, फिर तुम्हें यूं भागने की क्या ज़रूरत थी? तुम ऐसे भी रिश्ता भेज दे तो हम तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लेते। मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा, आपको समझ क्यों नहीं आती कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? वह कहने लगे, देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची भाग कर जाए। तुम मंदिर में शादी कर चुके हो, ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी बिरादरी के सामने दोबारा से पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे, ताकि सबको यह पता चल सके कि जो कुछ हुआ है हमारे रजामंदी से हुआ है। क्योंकि शुभांगी और तुम्हारी शादी की खबर अभी किसी के पास नहीं पहुंची है। मेरे नाना कहने पर भी मेरी शादी अगले दिन ही शुभांगी से कर दी गई थी। उन्हें अपनी बेटी की बात पर भरोसा था, लेकिन मेरी बात पर नहीं। वह लोग कुछ बदमाश टाइप के थे। मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया, एक कमरे में बंद करके रख दिया आपने। यह तो सुना होगा कि लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, लेकिन एक लड़का होते हुए मैं बेबस हो चुका था। उन्होंने मेरी माँ को भी बुला लिया था, जो हक्का बक्का मुझे देखे जा रही थी। कहने लगी, दिव्यांश, ये कौन सी मीटिंग थी तुम्हारी? अगर तुमने लड़की पसंद कर ली थी तो मुझसे बात करते, शर्म नहीं आई तुम्हें किसी की बच्ची को घर से भागते हुए? मैंने कहा, माँ, आप भी मुझे ऐसा समझती हैं? कहने लगी, सब कुछ तुम्हारे सामने है, और क्या समझो मैं तुम्हें? मैं चुप रहने में ही भलाई समझी थी। उसे लड़की के नाटक में उसके 2 मिनट का साथ देना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था। शादी के बाद मुझे उसे लड़की को विदा कर कर अपने घर भी लाना पड़ा। पूरे रास्ते में उसे लड़की से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरी माँ भी गाड़ी में मौजूद थे। ये सोचा था कि कमरे में ले जाकर उसकी अच्छे से खैर खबर लूँगा। ये क्या खेल खेला है उसने मेरे साथ, ये क्या तमाशा बनाया है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वह लड़की हंस रही थी। कहने लगी, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मुझे तो लगा था मेरे घर वाले मुझे जान से ही मार डालेंगे। फिर कहने लगी, तुम तो बहुत दौलतमंद थे, इसलिए मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या खेल खेला है तुमने मेरे साथ? वह कहने लगी, मेरी मजबूरी थी। असल में मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ,
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह अमीर नहीं है। मैं जानती थी मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी उसे नहीं करेंगे। फिर कहने लगी कि मैं उसकी खातिर ही घर से भाग गई थी, लेकिन वह स्टेशन पर आया ही नहीं था। इससे पहले कि स्टेशन पर पहुंचता ट्रेन आ चुकी थी, इसीलिए मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। फिर उसका मैसेज आया कि वह मुझे दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले मेरे भाई मुझ तक पहुंच गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही यह नाटक किया था, क्योंकि तुम्हारे हुलिया से लगता था कि तुम कोई बहुत ही अमीर आदमी हो। मेरे पास इस वक्त कोई और चारा नहीं था, इसलिए सोचा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक करूंगी तो मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो, ये शादी सिर्फ कागजी शादी रहेगी। उस लड़की ने बड़े आराम से मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे उसे पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? जब तुम चाहोगी मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं इस्तेमाल होता रहूँगा। वह कहने लगी, देखो, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम एक मर्द हो, जब चाहे तलाक दे सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कभी भी उसे लड़के से नहीं करते। क्या इंसान का गरीब होना इसका सबसे बड़ा ऐब है क्या? इस वक्त इस वक्त वह लड़की काफ़ी सीरियसली बातें कर रही थी। आंखों में भी आंसू झील मिल रहे थे। मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मेरा बाकी कुछ नहीं गया था। यह कहकर उसे लड़की ने अपने बैग से सादा से ड्रेस निकाल और वॉशरूम में चली गई। मैं भी आराम से बेड पर लेट गया। वॉशरूम से बाहर आई तो सादे से कपड़ों में सोफे पर जाकर लेट गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। फिर मैंने उसे कहा कि कहाँ है तुम्हारा? आशिक कहने लगी कि उसके पापा बहुत ही सख्त हैं और उन्हें भी शक हो गया है कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। फिर कहने लगी, असल में मेरे भाई गुंडे हैं ना, तो हर कोई डरता है उनसे, इसलिए उसके पापा ने उसे पर शक्ति की है। अभी वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना, एक दिन उसके पापा का शक खत्म होगा तो तुम मुझे तलाक दे देना और फिर वह लड़का मुझसे शादी कर लेगा। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मैं भी अपने नितिन के पास चली जाऊंगी। ये बात तो बड़ी खुश होकर बता रही थी। अब मुझसे अक्सर नितिन की बातें करने लगी थी कि वह लड़का बहुत अच्छा है। उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अभी उसकी जॉब नहीं लगी है। अपनी जॉब के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा है। एक बार मैंने उसे कहा कि तुम्हारी शादी मुझे हो चुकी है, कल को वह तुम पर शक नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी, कहने लगी, नहीं करेगा, मैं उसे बता दिया है कि तुम बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वह फिर से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ करना चाहिए भी नहीं। कहने लगी, हाँ मुझे पता है, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें। यह सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मैंने कहा, हिम्मत की बात तो मत करो। हिम्मत तो बहुत है, करने पर आओ तो बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी चलती हुई जवान रुक गई थी। मैं उसके पास आ गया। मेरा इरादा उसे थोड़ा सा तंग करने का था, क्योंकि मेरी इस हिम्मत पर उसका रंग कुछ उड़ा था। वह कुछ डर कर मुझे पीछे हटी थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और फिर हम एक कमरे में सोते हैं, और जहाँ एक मर्द और एक औरत अकेले हों और फिर पति पत्नी भी हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया। मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है? यह कहकर मैंने उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देख रहा था। अपनी हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था, वह जो खुद को अब तक मुझ पर बहादुर साबित कर रही थी। मेरे कुछ शब्दों पर ही बेहद घबरा गई थी। कुछ देर तक मैं उसके चेहरे को देखता रहा। वह बेहद हसीन थी। फिर मैं जल्दी ही अपनी नज़रें हटा लिया और हंसने लगा। मेरे यूं बीसकता हंसी पर वह मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मजाक कर रहा था तुमसे। मैं कभी भी एक ऐसी लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता जिसके दिल में कोई और हो, इसलिए बेफिक्र रहो। मेरी बात सुनकर उसकी सांस बाहर हुआ था। कहने लगी, आगे से ऐसा मजाक मत करना। मैं कभी भी कुछ और नहीं सोच सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ नितिन से। मैंने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, जिसके खातिर तुम घर छोड़ सकती हो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। उसे लड़की ने मुझे 1 महीने का समय मांगा था। मुझे लगा बस 1 ही महीना है, लेकिन मैं नहीं जानता था। जैसे जैसे समय गुजरेगा मेरे दिल की दुनिया बदलने लगेगी। उसका व्यवहार मेरी माँ के साथ बहुत दोस्ताना था। दोनों ही बातों ने टाइप की थी। मेरी माँ उसके आ जाने पर बहुत खुश थी। मेरे साथ भी वह बड़ी बेटुकी बातें करती रहती थी। एक बार मैं कमरे में आया तो वह चिप्स खा रही थी। ज़मीन पर चॉकलेट के राह पर भी पड़े हुए थे।
कमरे का हुलिया भी कुछ बिगड़ा हुआ था और वह टीवी पर मूवी देख रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम्हें तमीज़ है? ऐसे रहते हैं। कमरे में कुत्ता भी अपनी जगह पर बैठे तो उसे जगह को साफ करके बैठता है। मेरी बात सुनकर हंसने लगी, कहने लगी, मैं जानवर नहीं हूँ और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि किसी मशीन की तरह से ज़िंदगी गुजारे, घड़ी की सैयां के अनुसार सांस ले। कभी कभी जीवन में अस्त्र व्यस्त होना भी अच्छा लगता है। तो मैं तो ज़िंदगी गुजारने का ढंग ही नहीं है। मैंने कहा, ज़मीन पर खाने पीने की चीज़ फेंकना, कमरे का हुलिया बिगड़ता, क्या ये ढंग है ज़िंदगी जीने का? वह कहने लगी, कभी तुमने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जान ही नहीं है। बस सीधा सीधा ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, हर चीज़ तुम्हें परफेक्ट मिल जाती है और तुम इसी में खुश हो। कभी एक दिन मेरे साथ मेरे तरीके से ज़िंदगी गुजर कर देखो, तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी क्या होती है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अगले दिन संडे था। मैंने कहा, ठीक है, कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजर कर देख लेता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे नज़दीक ज़िंदगी क्या है। मेरी बात सुनकर वह बेहद खुश हुई थी। कहने लगी, कल का दिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का यादगार दिन लगेगा। मैंने कहा, देखते हैं। यह कहकर मैं बेड से तकिया उठाया और उसके हाथ में दबाए। मैंने कहा, जाओ, जाकर अपनी जगह पर सो जाओ। वह सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठा दिया। मुझे अपने साथ समंदर के किनारे ले गई। समंदर तो मैं पहले भी बहुत बार गया था, लेकिन शुभांगी के साथ पहली बार गया था। उसकी मर्जी से ही मैंने एक हाफ ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी, वरना बाहर निकलते हुए भी मैं अच्छे से तैयार होकर निकलता था। आम कपड़ों में कभी नहीं जाता था। समंदर पर इस वक्त बहुत कम भीड़ थी। समंदर देखकर तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मुझसे कहने लगी, आओ ना, पानी में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं दूर से ही समंदर देखना पसंद करता हूँ। तो वह मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आज मेरी मर्जी से ज़िंदगी गुजर कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह कहकर वह मुझे पानी में ले गई। पानी जब मेरे पिंडलियों से कुछ ऊपर पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने कहा, शुभांगी, बस यही तक ठीक है। इससे आगे जाना मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे गहरे पानी से कुछ डर महसूस होता था। अब मैं एक मर्द था तो इस बात का इजहार तो कर नहीं सकता था। वह कहने लगी, इसके बाद ही तो समंदर में जाने का मज़ा आता है। आओ ना, मैं हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी हालत को वह कैसे समझ गई थी? मैंने कहा, मैं डरता नहीं। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पानी से डर महसूस होता है। वह मुझे गहरे पानी में ले गई। मुझे गुस्सा उसे समय आया जब उसने पानी की चित मुझ पर उड़ाई थी। बिल्कुल बचकाना हरकतें थीं उसकी। मैंने कहा, यह क्या बदतमीज़ी कर रही हो? कहने लगी, लाइफ एंजॉय करो। वह बार बार मुझ पर पानी फेंक रही थी। पहले तो मैंने उसे मना किया, वह नहीं मानी, तो मैं भी उसी पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जिंदगी का नया रंग देखा था। मैंने उसके साथ खूब एंजॉय किया। पानी से बाहर आने के बाद वह मुझे गोलगप्पे के ठेले पर ले गई। 12-12 गोलगप्पे की 2 प्लेट बनवा। मैंने कहा, मैं यह नहीं खाऊंगा। मैं कभी भी ठेले की चीज़ नहीं खाई थी। हमेशा एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाता हूँ मैं। तुमने खाना है तो तुम शौक से खा सकती हो। कहने लगी, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुमने अपने आप को बस बंद कर रखा हुआ है कि ब्रांडेड पानी पीना है और अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ मुकाबला करो, जो हम दोनों में से पहले गोलगप्पे ख़त्म करेगा। हारने वाला उसकी एक बात ज़रूर मानेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी बात पर तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे जीत गया था। मुझे पूछने लगी, बताओ, मैं तुम्हारी क्या बात मानूं? मैंने कहा, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा। रात तक मैंने पूरा समय शुभांगी के साथ ही गुजरा था। एक आम से होटल में खाना खाया था, जो बहुत ही मज़े का था। पानी स्टील के गिलास से पिया, वह भी नलके का। वह हर चीज़ मुझे खिलाने के बाद कहती, देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते ना, ये भी खाना ऐसे ही बनाते हैं, बस अच्छी प्लेट में हमारे सामने पेश कर देते हैं। तो हमें लगता है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है, लेकिन अगर तुम उनके किचन जाकर देखो तो इस ढाबे वाले से भी ज़्यादा गंदे होते हैं। उसने मुझे ज़िंदगी एक अलग नज़र से दिखाई थी। बहुत अच्छी थी। वह पहली बार मुझे लगा, बाकी मैं ज़िंदगी को जिया है, गुजारा नहीं। उसके बाद मेरी दोस्ती शुभांगी से बनने लगी थी।
वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है, नितिन ने मुझे आम जिंदगी जीने का ढंग सिखाया है, वरना मैं भी बहुत डरती थी। अपने भाइयों से हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। फिर नितिन की तारीफ में करने लगी, उसके बारे में बातें करने लगी। लेकिन पहली बार मुझे उसके मुंह से नितिन नाम बुरा लग रहा था। मुझे उसकी बातें भी बुरी लग रही थीं। मैंने कहा, शिवांगी, तुम मुझे नितिन की बातें मत किया करो। मेरे यूं कहने पर वह हैरान थी। कहने लगी, क्यों ना, क्या करूं? हम दोस्त हैं ना, तुम भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड का किस्सा मुझे सुना सकते हो। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। मैंने कभी किसी लड़की को गौर से देखा ही नहीं। बस तुम नितिन का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। लेकिन मैं बहुत खुश था मेरे लिए। यह दिन एक यादगार दिन बन चुका था। मेरा दिल किसी और लय पर धड़कने लगा था। शुभांगी बहुत अच्छी लगने लगी थी मुझे। एक बार मैं अपनी स्टडी रूम में रात को काम में बिजी था। जब मुझे कमरे से शुभांगी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं फ़ौरन से स्टडी रूम से बाहर आया और अपने कमरे में तेज़ी से कदम बढ़ाकर पहुंचा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंचाओ, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और एकदम भाग कर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, दिव्यांश कमरे में छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। सामने देखो, छत पर है, जिसे देखकर ही शायद वह चिल्लाई थी। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो छिपकली लगी हुई थी। उसके ही अचानक से मेरे सीने से लग जाने से मेरे अंदर तो जैसे ऊधम सिंह मच गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सुबह तो शुभांगी के दिल की धड़कनें मैं अपने अंदर सुन रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, वह कह रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम ही कमरे की लाइट भी बंद हो गई थी, बल्कि पूरे इलाके की ही लाइट जा चुकी थी। जनरेटर भी खराब था। वैसे भी मौसम सर्द था। मैं उसको अपने साथ लगाए बेड तक ले आया। कहने लगी, लाइट क्यों चली गई? जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। मैंने कहा, खराब है। कल ही मुझे नौकर ने बताया था मौसम सर्द है, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज ही लाइट भी चली जाएगी। कहने लगी, छिपकली मुझ पर गिर गई तो? मैंने कहा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी थी। छिपकली सोफे के बिल्कुल ऊपर छत पर चिपकी हुई थी और शुभांगी मेरे साथ लगी हुई थी। मेरा तो की जा रहा था कि समय यूं ही थम जाए। अंदर से मेरे दिल का शोर मेरा चैन छीन रहा था। कह रहा था, तुम्हारी पत्नी है, तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं, तुम इस पर पूरा हक रखते हो, अपनी मोहब्बत दोगे तो भूल जाएगी नितिन को। लेकिन चाहते हुए भी मैं उसके साथ कोई शरारत ना कर सका। मैंने शुभांगी को खुद से पीछे किया, उसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं खिड़की खोल देता हूँ, ये छिपकली बाहर चली जाएगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। खाने लगी, आज सोफे पर नहीं लेटूंगी। मैं यही बेड पर आपके साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसका हाथ थामकर उसके पास ही लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसमें उसकी सफ़ेद दूधिया रंगत चमक रही थी। जी चाह रहा था आज सारी हदों को पार कर दो, उसे इतनी मोहब्बत दूं कि उसे सराबोर कर दूं, लेकिन कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके दिल में मैं नहीं था। जब वह गहरी नींद सो गई तो मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ दिन से मेरी नज़रें शुभांगी पर बेखुदी से उठने लगी थीं। मैं नहीं जानता था, मेरी इन नज़रों को नौकरों ने भांप लिया था। एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जब शिवांगी गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मुझे बुरी बुरी नज़रों से मुझे देखते हो। अब तो नौकर ने भी यह बात नोट की है। कितनी बुरी बात है, मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ। मैंने कहा, कैसी नज़रों से देख रहा हूँ, तुम्हें बताओ, मुझे क्या कहा है? नौकरों ने कहने लगी, यह कि तुम मुझे टेढ़ी आंख से देखते हो, तुम्हें घर के नौकरों का भी लिहाज नहीं है और मुझे खुलेआम मोहब्बत से निहारत रहते हो। मैंने गीता को तो यह कहकर समझा दिया कि वह मेरा पति है, तो वह मुझे कैसे भी नज़रों से देख सकता है। लेकिन उसे यह थोड़ी पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता है। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसके बाद पर मैं उसकी और भी करीब आ गया। मैंने कहा, गौर से देखो मुझे, मैं तुम्हें भैनगा लगाता हूँ, कैसे टेढ़ी आंख से देख सकता हूँ? तुम्हें कोई कुछ भी रहेगा और तुम उसकी बात मान लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 तरह से देखता हूँ, एक बहुत इज्जत से और दूसरा मोहब्बत से। अब बताओ, इसमें बुरी नज़र कौन सी है?
मेरी बात सुनकर पहली बार वह नर्वस हुई थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी मुस्कुराने लगा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने धमाका मेरे सर पर किया था। मैं कमरे में आया तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर तैयार थी। मेरा दिल तो उसे देखकर बेईमान होने लगा था। कहीं लगी, बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा। बहुत अच्छी लग रही हो। कहने लगी, पता है नितिन का फ़ोन आया था, कह रहा था उसे नौकरी मिल गई है। आज उसने मुझे खाने पर बुलाया है। कह रहा था अपने माँ बाप को भी जल्दी राज़ी कर लेगा। बस मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ, तुम्हारे पास फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुना था कि मेरे दिल पर एक गुस्सा सा लगा था। मैंने अपनी नज़रों से फ़ौरन से हटा ली। मेरा दिल बड़ी बेचैनी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह कहीं जाए। कहने लगी, ऐसा करो तो मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ दो, या फिर ड्राइवर से कह दो कि वह मुझे छोड़ दे। शाम के 8 बज रहे थे, तो मैं इसलिए घर आ गया था कि आज शुभांगी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं बुझ गया था। मैं नहीं चाहता था कि वह अपने हसीन रूप के साथ नितिन के सामने जाए। पता नहीं क्यों मुझ पर बेचैनी सी छाई थी। अब मैं खुद पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरे अंदर के जज्बात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। मैंने उसके दोनों बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा कि कहीं नहीं जाओगी। शुभांगी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें इतनी हसीन रूप में देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखें। तुम्हारा हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम जानते हो सब कुछ एक नाटक था। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, समझी? भूल जाओ। नितिन को अपने दिल से उसे निकाल दो। मैं कुछ भी बोले जा रहा था। वह हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसने मुझे खुद से आज़ाद किया। कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी कि मैं तुमसे मजबूरी में शादी की थी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। शुभांगी, कभी भी नहीं दे सकता। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। स्टडी रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद ही वह मेरे कमरे में आई थी। काफ़ी गुस्से में थी, रो रो कर आंखें भी लाल कर चुकी थीं। कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। नितिन के बगैर मैंने उससे मोहब्बत की है, तुमसे नहीं। दिव्यांश, मुझे तलाक चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से यह बात बर्दाश्त की थी। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू छलक ही पड़े। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए। 2 दिन के अंदर अपने नितिन से कहो कि अपने माँ बाप को राज़ी कर ले। मैं अब और आजमाइश नहीं दे सकता। मेरी मोहब्बत मेरी प्रॉब्लम है, मैं सह लूँगा। लेकिन मैं तुम्हें बार बार अपनी नज़रों के सामने रखकर अपने घर पर नहीं रख सकता। मैंने कहा, जो यहाँ से मेरे सामने मत आना। खाने लगी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था। मैंने कहा, शुभांगी, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद था, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद को पूरा करने के लिए नहीं हूँ। एक जीता जागता इंसान हूँ, सीने में एक दिल भी रखता हूँ, और जज्बात भी आसान नहीं होता है। एक मर्द के लिए अपने हक में आई हुई लड़की के साथ एक ही कमरे में बिना उसे छुए उसके साथ रहना। लेकिन मैं ही आजमाइश दी है। लेकिन अब और कोई आज मैच नहीं दे सकता। या तो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, या फिर मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने पूरी रात स्टडी रूम में सिगरेट पी पी कर गुजारी थी। अगली सुबह मुझे बुखार हो गया था, लेकिन मैं शुभांगी के कमरे में नहीं गया था। गेस्ट रूम में जाकर लेट गया था। बुखार बहुत तेज़ था, इसलिए मैं कुछ बेहोशी की हालत में था। मुझे लगा जैसे मुझे माथे पर कोई पानी की पत्तियां रख रहा है। देखा तो शुभांगी थी। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, क्या करने आई हो यहाँ? जो यहाँ से वह करने लगी, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा, मर तो नहीं गया ना? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ से मेरी बेरुखी पर वह आंसू बहते हुए बाहर चली गई थी। मैं भी क्या करता, इंसान था, पत्थर तो नहीं था। जब मेरा बुखार कुछ कम हुआ तो मैं कमरे से बाहर आया। नौकरों से पता चला कि वह घर से जा चुकी है। 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से कटे थे। समझ गया था कि अब वह वापस नहीं आएगी। मैं अपने वकील से डिवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कह दिया था। मेरी माँ अलग परेशान थी। मुझसे कहने लगी, कब तक शुभांगी मायके बैठी रहेगी? मुझे तो अपना घर खाली खाली सा लग रहा है। दिव्यांश, जो उसे वापस लेकर आओ। मैंने कहा, माँ, अब वह कभी नहीं आएगी। कहने लगी, क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा, मन मेरा शुभांगी से झगड़ा हो गया है
और मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चौंक उठी थी और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, ज़रा सी बात पर तलाक दोगे, उसे जान न ले लूँगी मैं तुम्हारी। मैंने कहा, माँ, मेरी जान ही तो निकल चुकी है, पता नहीं क्यों वह मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर जा चुकी है। वकील ने डिवोर्स के पेपर तैयार कर दिए थे। मैंने शुभांगी को कॉल की। पहले घंटी पर इसमें फ़ोन उठाया था। मैंने कहा कि तलाक के पेपर तैयार हो गए हैं, तुम कोर्ट में ही आ जाना अपनी तरफ से। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन कोर्ट में वकील के सामने वह मौजूद थी, लेकिन आंखें बुरी तरह सजी हुई थीं। मैंने बस एक नज़र उसे देखा था और दिल तड़पता रह गया था कि अब वह क्यों रो रही है। उसकी हर खुशी उसे मिलने जा रही थी। फिर रो रो कर उसने आंखें क्यों सजा रखी थीं। सामने रख तलाकनामे पर साइन करने से पहले मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं उन पर साइन करूं। मेरे हाथों की कपकपाहट शुभांगी भी देख रही थी। एकदम ही उसने वह कागज़ पढ़े और फाड़कर कई टुकड़ों में बांट दिए। फिर मेरे साथ लेकर रोने लगी, कहने लगी, दिव्यांश, जब से मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई हूँ, मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। बार बार मुझे तुम्हारा ख्याल आता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शादी मजाक नहीं होती और ना ही अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे मजाक होते हैं। दिलों की डोरियों को बंद के रख देते हैं। मैं नितिन से इनकार कर दिया है। उसे कह दिया है कि मैं उसे शादी नहीं कर सकती। वो ऐसे ही बेवकूफ़ थी। उसे यह तक एहसास नहीं था कि सामने वकील अपनी कुर्सी पर बैठा उसे मेरे सीने से लगे इजहार मोहब्बत करते हुए हैरत से देख रहा था और सुन भी रहा था और साथ ही नज़रें झुकाए मुस्कुरा भी रहा था। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, शुभांगी, हम अकेले यहाँ नहीं हैं, घर जाकर बात करेंगे। मेरी बात सुनकर एकदम मुझे पीछे हटी थी। वापसी का सफ़र मेरे लिए खुशियों भरा सफ़र था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वह समझ गई थी कि शादी शादी होती है, कोई खेल नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे। धन्यवाद।